हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। जैसे कि हमारा कंप्लीट डिस्कशन चल रहा है काफ़ी दिनों से, जिसमें हम यूपीएससी से बीएड की फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके तहत हमने इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी, जिसके अंतर्गत हम आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म के बीच बारे में बात करेंगे। मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करके बताऊंगी ताकि आप कंपैरिजन कर सकें दो दर्शनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज देखिएगा। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, मार्क्सिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाई दे रही होगी, जिसमें मैंने सारे ही वीडियोस के तहत ये सारे जो दर्शन है उनको बहुत डिटेल में आपको समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट आपको होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आप अपने क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं पेपर के लिए, तभी आपको फायदा होगा। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के अंतर्गत जो भी दर्शन आते हैं, जैसे कि बहुत ही क्लिष्ट दर्शन जिनमें बात कही जाती है, न्याय दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की, सांख्य दर्शन की, इनके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। काफी अच्छे वीडियोस हैं, आप प्लीज उन्हें देखिएगा ताकि आपकी जो आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको और भी ज्यादा आपको सहायता उसमें मिले। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इन दर्शनों की कंपैरेटिव स्टडी के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हम डिस्कशन करने वाले हैं अब। कंपैरेटिव एक स्टडी होगी हमारी, ताकि हम समझ सकें आइडियलिज्म को, रियलिज्म को, नेचुरलिज्म को और प्रैग्मेटिज्म को। ठीक है, ये मेनली चार जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के फिलोसफीज मानी जाती हैं, जिनके बारे में हमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इस पर ही पूरा का पूरा वेस्टर्न फिलोसफी टिका हुआ होता है। तो इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं, बहुत ज्यादा आपको इसमें क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं आइडियलिज्म की। ठीक है, तो इसके पहले हम बात करते हैं। हमें तीन नाम सुनने को मिलते हैं बहुत ज्यादा: सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, अब आपको मालूम होगा सुकरात जो थे उनका जो शिष्य था वो प्लेटो था, और प्लेटो का शिष्य जो था वो अरस्तु था। सुकरात जो है वो आइडियलिज्म को समर्थन करते हैं, प्लेटो भी आइडियलिज्म का समर्थन करता है, लेकिन अरस्तु जो है वो किसका समर्थन करते हैं? रियलिज्म का, है ना। अब ये जो आइडियलिज्म की फिलोसफी है वो फिलोसफी बहुत हद तक हमारी वेदांत फिलोसफी से मिलती है। आइडियलिज्म में जो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? विचार को इम्पोर्टेंस दी गई है, मतलब आइडियाज को इम्पोर्टेंस दी गई है। ये दर्शन जो है वस्तुओं को, मतलब कि जो कुछ भी मैटर हमें दिखाई देता है फिजिकल वर्ल्ड में, उसको मैटर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ये दर्शन जो है वो गॉड को मानता है, भगवान को मानता है, और वो ये जानता है, ये समझता है कि जो कुछ भी आपका इस जीवन का आपका कर्तव्य है वो क्या है? आपको गॉड को प्राप्त करना है, मतलब ईश्वर को प्राप्त करना है, आपको आत्म अनुभूति करना है। यानी कि आत्म अनुभूति को किस क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। आप कौन हो, क्या हो, यानी कि वही बातें जो कि स्पिरिचुअलिटी में कही जाती है कि आप जो हो, आप ये शरीर नहीं हो, बल्कि आपका मेन अस्तित्व क्या है? आपकी सोल है, आप आत्मा हो, जो कि आप ट्रांसफर होते रहते हो। जैसे ही ये शरीर खत्म हो जाता है, आपकी सोल निकलकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो आप जो इम्पोर्टेंटली अगर आपका अस्तित्व होगा वो क्या होगा? आपकी सोल होगी, बल्कि ये मैटर नहीं होगा। ये वस्तु जो आपकी दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई दे रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, ये नहीं होगा। इनका मानना ये है। अगर हम बात कर लेते हैं इनकी मेटाफिजिक्स की, इनकी एपिस्टेमोलॉजी की, इनकी एक्सियोलॉजी की, तो यहाँ पर विचार सत्ता, विचार सत्ता मतलब जो आइडियाज होते हैं, जो आपके विचार होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जबकि जो वस्तु होती है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि इनकी जो ज्ञान मीमांसा है वो क्या कहती है? जो भी ऐसा ज्ञान है जो कि ये साबित करता है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, वही ज्ञान सत्य है, वही ज्ञान पढ़ने योग्य है, वही ज्ञान लेने योग्य है। अदरवाइज कोई भी ऐसा ज्ञान जो कि सिर्फ और सिर्फ मैटर जगत के बारे में बात करता हो, ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। इनकी जो मूल्य मीमांसा है वो क्या कहती है कि व्यक्ति का जो परम उद्देश्य होता है जीवन जीने का, वो होता है आत्म अनुभूति करना। यानी कि वो समझ जाए कि उसका जीवन किस हेतु से उसको मिला है,
क्यों उसका ये जन्म हुआ है, किस कारण से उसको पता चला है, बल्कि वो ये चीज समझ जाए कि वो एक शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, एक सोल है। इस तरीके की ये जो विचारधारा है, जिसको कहा जाता है ईश्वर को मेन सेंटर में रखना, गॉड को मेन सेंटर में रखना, वो आइडियलिज्म सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है, सत्यम शिवम सुंदरम, ट्रुथ, ब्यूटी और गॉडेस को ये महत्व देता है। ये दर्शन जो है वो ट्रुथ, ब्यूटी और गॉडेस को समर्थन करता है। यहाँ पर विचार जो जगत है, विचार जगत को वस्तु जगत से ज्यादा महत्व माना दिया गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, अब इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर किसे माना जाता है? प्लेटो को आइडियलिज्म का फाउंडर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो इसके समर्थक हैं, सपोर्ट करते हैं जो प्लेटो के इस दर्शन को, कांट सपोर्ट करते हैं, लेबनीज सपोर्ट करते हैं, बर्कले जो है वो सपोर्ट करते हैं, हीगल जो है वो सपोर्ट करते हैं। और इसका जो डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, प्लीज उस जाकर जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके नोट्स मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रियलिज्म की, जिसमें हम बात करते हैं यथार्थवाद। हिंदी में इसको कहा जाता है यथार्थवाद। अब यथार्थ का अर्थ क्या होता है? यथा अर्थवाद, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार किया जाए, जैसा है उसके अर्थ को वैसा ही स्वीकार किया जाए। देखिए, सुकरात जो थे वो आदर्शवादी थे, प्लेटो थे वो भी आदर्शवादी थे, प्लेटो को जनक माना जाता है या फाउंडर माना जाता है आइडियलिज्म का। लेकिन जो अरस्तु थे वो यथार्थवादी थे। मतलब यथार्थ का मतलब क्या हो जाएगा कि केवल वस्तु जगत, केवल विचार जगत, विचार सत्ता को महत्व ना दिया जाए बल्कि वस्तु जगत को भी इंपॉर्टेंस दी जाए। केवल विचार जो सत्ता है वही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि विचार के साथ में वस्तु सत्ता भी, यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो आपको मैटर दिखाई दे रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, तो उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। अरस्तु जो है वो आध्यात्मिकता पर विश्वास करते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो विज्ञान यानी कि जो साइंस है उस पर भी विचार करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच पर भी विश्वास करते हैं। तो ये एक्चुअल में इसे वस्तुवाद भी कहा जाता है। यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है? विचारवाद कहा जाता है। लेकिन यथार्थवाद को क्या कहा जाता है? वस्तुवाद भी कहा जाता है। अब इसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो मेटाफिजिक्स है वो ये कहती है कि जो वस्तु सत्ता है, वस्तु जगत जो है वो विचार जगत से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्व रखती है। इसके बाद एपिस्टेमोलॉजी जो है, विचार केंद्रित ज्ञान से ज्यादा इंद्रिय केंद्रित ज्ञान महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान हम इंद्रियों से लेते हैं, इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब ऐसा नहीं कि हमने कोई भी थॉट समझ लिया, सोच लिया, विचार मान लिया और उसको हम सत्य मानेंगे, नहीं। यहाँ पर बात की जाएगी अगर हम उसे साइंटिफिकली प्रूव करते हैं, साइंटिफिकली तर्क से उसको समझते हैं कि वो सत्य है, तभी हम उसको सत्य मानेंगे, अदरवाइज उसे नहीं मानेंगे कि कोई भी विचार है आप उसको सत्य मान लें। इस चीज को ये डिनाई करता है। यहाँ पे इसकी जो मूल्य मीमांसा है वो क्या है? मानव जीवन को सुखी बनाना। यहाँ पर मानव जीवन को सुखी बनाना महत्वपूर्ण है। केवल ये नहीं, यहाँ पर आइडियलिज्म में क्या था कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, डिसिप्लिन बहुत हाई होता है ताकि बच्चे को जो कुछ भी उसका टीचर सिखा रहा है वो अटल सत्य है, उसको ही मानना है। ठीक है, उसको पहले मानेगा और उसके बाद फिर उसी रास्ते पर चलेगा जो रास्ता उसकी टीचर ने बताया, उसके बाद फिर वो करेगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप आध्यात्मिकता के साथ में साइंटिफिक अप्रोच को भी रखिए, जो वस्तु है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही मनुष्य को सुखी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ एक ऐसे पाथ पर डाल दिया जाए जिसका कोई उसे आधार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस पाथ पर उसे डाल दिया जाए। तो यहाँ पर एक्सियोलॉजी कहती है इसकी कि मनुष्य जीवन को सुखी बनाना ही मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, अब आदर्शवाद जैसे वेदांत वाद की बहुत सिमिलर नजर आता है, उसी तरीके से जो हमारा रियलिज्म है वो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के बहुत सिमिलर नजर आता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो ये दर्शन है, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी के जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन में से किससे बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं? तो आदर्शवाद वेदांत दर्शन से और यथार्थवाद न्याय एंड वैशेषिक दर्शन से समानता रखता है। ठीक है, अब इसके जो चीफ फाउंडर्स हैं
जो चीफ फाउंडर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इरेस्मस, रेबले, जॉन मिल्टन, ये सारे इनके फाउंडर्स हैं। इनको इसका समर्थन करते हैं यथार्थवाद का। यथार्थवाद के जो रूप बताए गए हैं वो है मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद, वैज्ञानिक यथार्थवाद। फिर से मैं आपसे यही कहूंगी कि एक वीडियो है जो सेपरेटली मैंने यथार्थवाद पर ही बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा, ताकि ये जो नोट्स हैं वो आपको उधर से मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी ही कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेचुरलिज्म का। नेचुरलिज्म जो है वो प्रकृतिवाद जिसे कहते हैं। अब ये क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब यथार्थ जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म जो मेनली आइडियलिज्म कहता है वो क्या कहता है कि भाई जो कुछ भी है वो क्या है, विचार सत्ता महत्वपूर्ण है, ईश्वर महत्वपूर्ण है, आपका जो मेन उद्देश्य है, अपने जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन है। आपको समझना कि जो ईश्वर है वो किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये सब पहुंचना ये यथार्थवाद कहता है। लेकिन जब यथार्थवाद आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद बहुत ज्यादा क्लिष्ट हो गया, जब लोगों को ये लगने लगा कि ये जो कुछ भी कहा जाता है उसे सत्य मानना, इसके अलावा आप तर्क नहीं दे सकते हैं, आप उस डिसिप्लिन से अलग नहीं हो सकते हैं, तब एक तरीके की क्रांति होती है। जो क्रांति कैसी होती है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसके हम अगेंस्ट में जाएंगे, उससे हम अलग होकर सोचेंगे। तो इसी तरीके की क्रांति से पनपा है ये नेचुरलिज्म, जिसको प्रकृतिवाद कहा जाता है। ये है कि बैक टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर, मतलब जो कुछ भी है प्रकृति है, जो ये नेचर आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सारा ही सारा ज्ञान जो है वो प्रकृति में है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है नजर आता है, जो भौतिक जगत जो नजर आता है, जो वस्तु जगत नजर आता है वही महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ भी अलग से ईश्वर की कल्पना नहीं करते हैं, ये ईश्वर की संकल्पना को भी ये गलत मान लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है जो सामने है केवल वही सत्य है, इसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। ठीक है, प्रकृतिवादी जो विचारक हैं बुद्धि का स्थान मानते हैं, पर कहते हैं केवल परिस्थितियों के हिसाब से जो नजर आता है वो ही सत्य है, इसके अलावा कोई परे इसके कोई सत्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो फाउंडर माने जाते हैं उन्हें रूसो कहा जाता है, रूसो इसके फाउंडर माने जाते हैं। जैसे आदर्शवाद में कहा जाता था आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, यहाँ पर होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, जिसको कहा जाता है आत्माभिव्यक्ति। मतलब आप जो जानते हैं उसको अभिव्यक्त करें, आपके अंदर जो कुछ भी नॉलेज है, जैसा भी आपका सोचना है समझना है उसको एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन को इंपॉर्टेंस देते हुए कहा गया है सेल्फ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी क्या कहती है? मेटाफिजिक्स ये कहती है कि केवल वस्तु जगत ही है, विचार जगत ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वस्तु जगत, वस्तु की ही महत्वता मानी जाती है। एपिस्टेमोलॉजी कह रहा है, मतलब इसकी ज्ञान मीमांसा कह रही है कि जो भी पूरा संपूर्ण ज्ञान है वो किसमें है, प्रकृति है। प्रकृति को माँ के रूप में देखा गया है कि एक बच्चे को कुछ भी अलग से सिखाने समझाने की जरूरत नहीं है, केवल क्या किया जाए कि उसे प्रकृति में छोड़ दिया जाए, प्रकृति की गोद में उसे छोड़ दिया जाए, प्रकृति उसे सब कुछ सिखा देगी, सब कुछ समझा देगी, उसे कैसा जीवन जीना है उसको सारा चीजें प्रकृति अपने आप ही सिखा देगी। ठीक है, तो संपूर्ण ज्ञान किस में है? नेचर में है, प्रकृति में है। जो इसकी एक्सियोलॉजी है वो यही है कि आत्म अनुभूति होना चाहिए, सॉरी आत्म अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो समर्थक हैं वो देख लेते हैं कौन कौन है जो इसके समर्थक माने जाते हैं। तो रूसो ने तो इसको बताया ही है कि रूसो जो इसके फाउंडर माने जाते हैं, हक्सले जो हैं वो भी इसके समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा ने इसका समर्थन किया है, उनमें आते हैं थॉमस हॉब्स, लैंडमार्क, हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, डार्विन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हमारे यहाँ से जो आते हैं सर श्री अरविंद घोष, वेकन, काम्टे और गिजू भाई। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा समर्थक माने जाते हैं किसके? नेचुरलिज्म के, प्रकृतिवाद के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाता है नेचुरलिज्म के जो टाइप बताए गए हैं वो है आपका एटोमिस्टिक नेचुरलिज्म, साइंटिफिक नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म और हिस्टोरिकल नेचुरलिज्म। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं फिर से आपसे कहूंगी कि प्लीज देखिएगा, वीडियो सेपरेट है जिसमें आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रैग्मेटिज्म के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो कहाँ से निकला? प्रैग्मा का मतलब क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्रैग्मेटोस शब्द से निकला है। प्रैग्मा का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। प्रैग्मा का अर्थ होता है कार्य, जो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड से निकला गया है जिसको एक्शन कहते हैं। एक्शन यानी कि किया हुआ कार्य। ठीक है, मनुष्य का जो लक्ष्य है वो बताया जाता है कि कर्म करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। ये इन बातों में नहीं जाते हैं कि विचार सत्ता क्या है, वस्तु सत्ता क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसमें नहीं जाते हैं। ये जानते हैं कि अगर आप हैं तो आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? काम करना। ठीक है, मैटर को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। प्रैग्मेटिज्म मींस डीलिंग विथ मैटर्स। जो कुछ भी सामने नजर आ रहा है उससे कार्य करना इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है। ये बात पर ये जोर नहीं देते हैं कि बैठकर आप सिर्फ विचार करते रहो और कार्य हो जाएगा, नहीं। ये बात करते हैं कि आपको एक्शन करना है, कुछ कार्य करना है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में इसका जन्म हुआ ऐसा माना जाता है। 1870 में चार्ल्स सेंडर जो है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। साथ ही साथ में उसके बाद विलियम जेम्स और जॉन डीवी ने इसको आगे बढ़ाया। को फाउंडर्स इसकी माने जाते हैं विलियम जेम्स एंड जॉन डीवी। ठीक है, तो जो प्रैग्मेटिज्म का एक्सियोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी है वो ये बात करता है कि आपको कोई भी जो वस्तु नजर आती है संपूर्ण जगत में, जो नजर आती है, अगर उससे आपको किसी भी तरीके का फायदा हो रहा है, मतलब बेनिफिट मिल रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एजुकेशन भी वो होना चाहिए जो आपको आपकी बेसिक जरूरतों को पूर्ण करने में, बेसिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से सहायता प्रदान करे, तो एजुकेशन लीजिए, अदरवाइज उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ बैठे बैठे कार्य करने के अलावा आपको करना क्या है? एक्शन करना जरूरी है, कार्य करना जरूरी है, किसी भी कार्य को करना। तो मेटाफिजिक्स में इम्पोर्टेंटली क्या आ जाएगा इसका, कि वस्तु जगत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये डील करता है मैटर के साथ में। एक्सियोलॉजी क्या आ जाती है इसकी, इसका जो मूल्य है वो आ जाता है कि एक्शन कीजिए, कार्य कीजिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करना ही आपका मेन कार्य भी है, मेन मूल्य भी है। और जो ज्ञान है वो क्या है? ज्ञान इस वस्तु जगत में ही सारा ज्ञान मौजूद होता है। तो ये इसकी एपिस्टेमोलॉजी हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आदर्शवाद, यथार्थवाद और आपका प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद किस तरीके से। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम समझें कि इनकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि जो आइडियलिज्म है वो किसको मानता है? विचार सत्ता को महत्वपूर्ण मानता है। तो यहाँ पर जो आपका एजुकेशन भी होगा वो किस पर निर्भर करेगा? जैसा कि वेदांत दर्शन में होता है कि इंसान को अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करना है, ये समझना है कि वो कौन है, किस लिए उसका जन्म हुआ है। तो इस तरीके के ज्ञान को प्राप्त करना आदर्शवादी जो परंपरा के अंतर्गत आता है उसको प्राप्त करना ही मनुष्य का लक्ष्य होगा। यहाँ पर यथार्थ जो कहता है वो क्या कहता है कि जो भी कुछ आप सीखते हैं वस्तु जगत में, विचार जगत में, दोनों को सीखते हैं, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच के साथ आपको सीखना है, ताकि और जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको अपने कार्यों को करना है। इस तरह के आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। इसी तरीके से नेशनलिज्म जो कहता है वो कहता है कि शिक्षा जो है वो कहाँ से मिलेगी? हमें प्रकृति से मिलेगी। केवल प्रकृति में एक बच्चे को छोड़ दिया जाएगा तो प्रकृति सब सिखा देगी। बारिश होगी तो उससे बचना कैसे है वो सिखा दी जाएगी। अगर आग लग रही है तो कैसे बचना है उससे से प्रकृति आपको सिखा देगी। अगर भूख लग रही है तो कैसे आप उस भूख को मिटा सकते हो, ये भी प्रकृति आपको सिखा देगी। मतलब जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो प्रकृति से आपको सीखने मिल जाएगा। आपको किसी और दूसरे टीचर की जरूरत नहीं है कि वो आपको सिखाए, समझाए या पढ़ाए। नेचर जो है वो सब कुछ सिखा देती है। नेचर सबसे बड़ी शिक्षिका मानी जाती है। प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी
बेसिक जो जरूरतें हैं उनको पूरा करें। अदरवाइज ऐसी शिक्षा जो केवल किसी नॉलेज को लेकर हो रही हो, किसी ज्ञान को लेकर हो रही हो, किसी की खोज के लिए हो रही हो, लेकिन उससे कोई बेसिक आपकी कोई जरूरतें पूरी नहीं हो रही, ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं है। प्रयोजन, जहां से कोई कार्य निकल रहा हो, एक्शन हो रहा हो, जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, इस तरीके की शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, तो आज के समय में जो हम एजुकेशन की बात करते हैं वो प्रैग्मेटिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित एजुकेशन की बात करते हैं कि अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई डिग्री ले रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कोई उपयोग होना चाहिए, तब हम उससे संबंधी डिग्री लें। अदरवाइज ऐसे ही पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा है वो अलग बात है, लेकिन जरूरत पूरी होने के कारण, आपकी नीड्स पूरी होने के कारण जो शिक्षा जरूरी है उसे ही लेना सही मानते हैं प्रयोजनवादी। ठीक है, तो ये था आज का एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपको बताई, लेकिन इनके सेपरेट वीडियोस भी हैं जो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा इनके थ्योरी, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, साथ ही साथ में फाउंडर्स, को फाउंडर्स, और इसके अलावा कितने टाइप्स हैं, नेशनलिज्म के कितने टाइप हैं, रियलिज्म के कितने टाइप हैं, प्रैग्मेटिज्म के कितने टाइप हैं, सब कुछ देखने मिलेगा। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। पूरी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रही है, सारी ही मैंने इसकी डाल दूंगी ताकि आप उसे जाकर देख सकें। So that's all from my side in this video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जिन वीडियोस के बारे में मैंने चर्चा की उन्हें जरूर जाकर देखिएगा। और इसी तरीके से आगे मैं अब जो नेक्स्ट हमारे दो दर्शन बच रहे हैं, जो एक्जिस्टेंशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।